सवाल जो हैं बहुत सारे आपके लिए मैं लेके आया हूँ। मैं आपको क्लियरली एक चीज़ बता देता हूँ, सवाल सारे के सारे एकदम बढ़िया होंगे, नए सवाल होंगे, रिपीट सवाल बिल्कुल नहीं आपको दिखेंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है मेनली उस पर फोकस करने वाले हैं। यानी आप आगे कोई सा भी एग्जाम दो, चाहे आप सीजीएल दो, सीएचएसएल दो, सीपीओ दो, कोई सा भी एग्जाम आप दो, इनफैक्ट जो रेलवेज वाले हैं उन्हें भी अच्छे से सेशन को अटेंड करना। और एक कंडीशन मेरी रहेगी आपसे, अगर पॉसिबल है किसी भी तरीके प्लीज एक कॉपी लेके आप जरूर बैठें, बिकॉज बहुत कुछ मैं आपको हमेशा की तरह नोट कराने वाला हूं। कॉपी पेन आप लेके बैठेंगे, बहुत कुछ नोट कराऊंगा, और किसी वजह से मजबूरी में कॉपी पेन नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए बिल्कुल तैयार रहना। चलो जी शुरू करते हैं और पहला सवाल देखते हैं। सभी के सामने एक सवाल आ चुका है, मैं उम्मीद कर रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस मोस्ट कॉमनली फाउंड इन लाइट बल्ब्स। ये सब आपको ऐसा लगेगा कि ये पेपर मैंने सेट करा है, लेकिन एक्चुअली में एसएससी सीजीएल 2019 के टीयर 1 के जो है सॉल्यूशंस हैं, तो ये सवाल मैंने सेट नहीं करे हैं, एसएससी के ही सवाल हैं। फटाफट से आप आंसर दें। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे और मैं सभी के कमेंट्स देख पा रहा हूँ। फटाफट से आप आंसर दें। अरे पीडीएफ पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ की चिंता मत करो यार, इस तरीके पढ़ा देंगे, पीडीएफ खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में, चिंता मत करो। फटाफट से आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस मोस्ट कॉमनली फाउंड इन लाइट बल्ब्स। लाइट बल्ब्स के अंदर कौन सी इनर्ट गैस। अब देखो सवाल कितना इजी है, मतलब 25% टू 50% तो बिना ज्ञान के जा सकते हो। ऐसा कैसे सर। इनर्ट गैस लिख दिया, क्या हाइड्रोजन एक इनर्ट गैस है। आंसर इज नो, हटा दो। ऑक्सीजन एक इनर्ट गैस है। आंसर इज नो, हटा दो। दो तो वैसे ही बेकार हो गए। 50% पे पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं रेडॉन की और आर्गन की। आपको शायद याद होगा इसके अंदर जो आंसर आता है आपका ऑप्शन नंबर डी आता है। सीएफएल के केस में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लाइट बल्ब के केस में आपको पढ़ा चुका हूँ, इसके अलावा जितने भी फ्लोरोसेंट लैंप्स होते हैं उनके केस में पढ़ा चुका हूँ। एक और पॉसिबिलिटी बनती है, अगर आर्गन नहीं दिखेगा और क्या दिख सकता है, कोई मुझे बता सकता है। क्या वो नियॉन हो सकता है, क्या वो आपका जेनॉन हो सकता है, क्या वो सोडियम हो सकता है, क्या हो सकता है। और बिल्कुल सही भाई, सारे लोग आ गए हैं, बिल्कुल सही। और क्या हो सकता है, कोई मुझे बता सकता है। ये वैसे ही एलिमिनेट हो गया है, देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हट चुका है, रेडॉन नहीं होगा, आपका आर्गन इसका आंसर होगा। एक चीज का ध्यान रखेंगे, आर्गन कभी कभी अगर नहीं मिले और इनमें से कोई भी ना मिले, आपको मान लेते हैं क्रिप्टॉन भी नहीं दिखता, आपको जेनॉन तो दिखेगा ही नहीं इसके अंदर, मान लेते हैं नियॉन भी नहीं दिखता, एक और नाम ध्यान रखना इमरजेंसी के लिए, नाइट्रोजन। जनरली एसएससी देता नहीं है, लेकिन कई बार बल्ब्स के अंदर नाइट्रोजन भी डाली जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझे आपसे पूछना है, इस लाइट बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस चीज से बना होता है। कोई मुझे बता सकता है फिलामेंट किस चीज से बना हो सकता है। बिल्कुल सही भाई, शाबाश भाई, बहुत ही बढ़िया। ये हुई ना बात भाई। 8 बजे से पहले कोई भी यहाँ पे लिथार्जिक फील ना करे, थका हुआ फील ना करे, और बस 1 घंटा बिल्कुल रेड बुल मोड में हमने चलना है। येलो लैंप होगा, सोडियम बिल्कुल सही आ रहा है। फिलामेंट जो होगा इसका टंगस्टन का होगा, टंगस्टन का होगा, ये याद रखेंगे आप। टंगस्टन को आपको याद रखना डब्ल्यू से, और डब्ल्यू को मैंने आपको इस तरीके याद कराया है कि डब्ल्यू को 2 बार मोड़ोगे तो आपका 3300 बनता है। यानी जो टंगस्टन है उसका मेल्टिंग पॉइंट आपके सामने यहाँ पे लिखा 3300, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपने ये सारी चीजें नोट कर ली होंगी। कहानी को आगे लेके चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कोशिश करें आप साथ साथ नोट्स बनाएं, मजबूरी है तो स्क्रीनशॉट्स जरूर लेना और स्क्रीनशॉट्स को अपने पास संभाल के रखना। अगला सवाल दिखाता हूँ भाई बिना किसी इंतजार के, बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए। हीमोफोबिया, मतलब इजी लगेगा फिर भी बताओ यार फटाफट। हीमोफोबिया जो है किस चीज का फेयर है। ऊंचाइयों का, पानी का। पानी का तो कईयों को होगा, लेकिन वो हीमोफोबिया नहीं है बेटा, वो आलस उसे कहते हैं। अंधेरे का या फिर रक्त का, फटाफट से आप बताएं। यहाँ पे ठाकुर नहीं बना सकते यार चाह कर भी, तो कोशिश करें आप ही बढ़िया से आंसर दें। 3300 बिल्कुल सही पहले वाले का आ रहा है। देखते हैं, हीमो से आपको पता है मैं ब्लड को जोड़ता हूँ, यानी आंसर सीधा सीधा ब्लड होगा। लेकिन सवाल यहाँ पे खत्म नहीं होता है। सवाल मेरा आपसे ये है कि हाइट के फेयर को क्या कहते हैं। हमेशा याद रखना, जीएस में जीतोगे तब जब एक नहीं चारों ऑप्शन पता होंगे, क्योंकि एक सवाल के साथ आप 4 सवाल सीखोगे तभी तो काम बनेगा। हाइट के फेयर को क्या कहते हैं, देखिए कौन बता सकता है भाई। शाबाश भाई, ये है ना मजा यार, ऐसे कॉमेंट सेक्शन भागना चाहिए कि लगे कोई आया है यहाँ पे पढ़ने। शाबाश, बहुत बढ़िया। देखते हैं जरा, हाइट के फेयर को क्या कहते हैं, कोई मुझे बता सकता है। नोट करें, कैपिटल में लिख रहा हूं जिससे आपको राइटिंग का बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। एक्रोफोबिया। पानी के फियर को क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया की जगह आपको यहाँ पर एक्वाफोबिया भी देखने को मिल सकता है, एक ही बात है। एक्वा भी आपको देखने को मिल सकता है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। डार्कनेस का, अंधेरे के डर को क्या कहते हैं, कोई बता सकता है। नाइट से याद रखना, निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया, निक्टो
फोबिया। बहुत सबसे बढ़िया बात तो देखो जो मुझे लगी है वो ये है कि सब के सब ऑन टाइम आ गए हैं। ये भाई मैं कहूँगा कि ऑफिसर होने की पहली निशानी मुझे आपके अंदर दिख रही है कि आप टाइम से पहुंच रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है भाई। ये आदत आपको होनी चाहिए कि नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं होना चाहिए। आपको पता है 7 बजे आना है तो बस फिर आना है। आगे चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने तीनों नोट कर लिया। कुछ और सवाल आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। एक्रोफोबिया बताया है तो मुझे लाइट का भी बता दो। रोशनी के फोबिया को क्या कहते हैं? किसी को रोशनी से डर लगता है मान लेते हैं, इसे कहते हैं एस्ट्रो। बेसिकली लाइटनिंग जो आसमान में बिजली कड़कती है उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एक्रोफोबिया, एक सेकेंड, एक्रोफोबिया ऊपर हो गया ना, एस्ट्रोफोबिया, सॉरी एस्ट्रोफोबिया, ये आप ध्यान रखें, एस्ट्रोफोबिया। आगे चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सीख गए हैं। कहने को एक सवाल है लेकिन 1 2 3 4 5 छह सवाल हमने यहाँ पे डिस्कस करें। आगे चलते हैं, कहानी को आगे लेके चलते हैं। बिल्कुल भाई, आज तो लग रहा है हर एक पे सॉन्ग सुनाना पड़ेगा मुझे। हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड दीन ए इलाही? कोई बता सकता है मुझे? दीन ए इलाही जो एक धर्म है, इसकी शुरुआत किसने करी थी? ज़्यादा चल नहीं पाया था लेकिन एक इंसान ऐसा है जो कि इससे जुड़ा हुआ है। आपका आंसर जो होगा अकबर होगा। इस केस में शायद आपको याद होगा, अकबर जो है इन्होंने ही शुरुआत करी थी। एक और सवाल बनता है, इनके जो बेसिकली मंत्रिमंडल आप कह सकते हैं या फिर इनके जो खास लोग हैं जिन नवरत्न आप कहते हैं, उसमें कौन ऐसा है जिसने इस धर्म को अपनाया था? एक हिंदू था वो, कोई आप मुझे अगर नाम बताएंगे तो देखते हैं आप क्या आंसर देते हैं। आपका आंसर आना चाहिए बीरबल। अगर आपका आंसर बीरबल आ रहा है तो आपका आंसर पूरे तरीके सही है। अकबर के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता होना चाहिए। और ये सीक्वेंस देखो भाई, जो भी ऐसे हैं जो पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं, अच्छा मैं उन्हें अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ यार, मैं तो आते ही एकदम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी में लग गया भाई। आई एम राहुल अरोड़ा, अ पार्ट ऑफ प्रतियोगिता मंत्रा टीम, और मैं आपको यहाँ पे कुछ जनरल अवेयरनेस के बेहतरीन सवाल डिस्कस करा रहा हूँ। और यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं SSC CGL 2019 के Tier 1 के जो मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उन्हें डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर आप इन सारे सवालों को अच्छे से समझते हैं तो आप मान के चलें कि आने वाले समय में आपका जो भी आप शिफ्ट देंगे, जो भी आपका एग्जाम होगा, उसमें आपको डेफिनेट बेसिस पे कुछ ना कुछ यहाँ से देखने को मिल सकता है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, नोट्स बनाना कंपलसरी है मेरी क्लासेस में। मैं ऐसा नहीं, आलस आलस वाला काम बिल्कुल नहीं है। अच्छे से नोट्स बनाने हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना है, उन्हें अपने पास मेंटेन आपने करना है। चलो भाई आगे चलते हैं। जो भी नए हैं भाई आप सभी का स्वागत है। रोज शाम 6:30 बजे भी आपके लिए क्लास होती है और सुबह 10 बजे से 6 बजे तक मैं आपके लिए प्लस पे अवेलेबल रहता हूं। आपकी 3 क्लासेस जनरली 6 घंटे मेरी यहाँ पे क्लासेस होती हैं। 1-2 क्लासेस जितनी पॉसिबल होती है आपके लिए स्पेशल भी हम लेते रहते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फ्यूचर में भी प्लान करें कुछ बढ़िया सी क्लासेस यहाँ पे आपके लिए यूट्यूब पे भी लाने का, क्योंकि जनरली समय थोड़ा कम मिल पाता है। अगर आप कहें, अगर आप आएँ तो हम भी ज़रूर प्लान करेंगे आपके लिए, क्योंकि हम तो पूरे तरीके तैयार हैं आपको पढ़ाने के लिए। आप बताएं बाकी। इस सवाल का भी आंसर मैंने आपको दे दिया। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है अकबर है इसका आंसर, यानी दीन इलाही जो है वो अकबर से जुड़ा हुआ है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। और सिजदा पेबोस ये सब आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ पता होगा। सिजदा पेबोस बेसिकली अगर कोई सिजदा करता है, घुटने के बल बैठता है, पैर छूता है, पेबोस उसे बोलते हैं। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए इतिहास से जुड़ी। आगे चलते हैं। अच्छा ये जो मुगल साम्राज्य है, कोई मुझे बता सकता है मुगल साम्राज्य की स्टार्टिंग किसने करी है? मुगल साम्राज्य जो है, मुगल एम्पायर है, इसकी शुरुआत किसने करी है? कोई मुझे बता सकता है? भाई बिल्कुल सही है, बताएं फटाफट। मुगल एम्पायर की जो स्टार्टिंग है ये करी गई है बाबर के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बाबर है, फिर हुमायूं है, फिर अकबर है, फिर जहांगीर है, फिर शाहजहां है, फिर औरंगजेब है। ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आप आराम से कोर्सेज प्लैटिनम बैच सर्च करके आप ढूंढ सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। चलते हैं भाई आगे बिना किसी इंतजार के। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखेंगे। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से सवाल बनते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। अपनी कॉपी में एक टॉपिक नोट करो, अगर आपको नहीं आता सिंपली कॉपी में ऐसे नोट करो भाई, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ये हेडिंग डाल के छोड़ दो या फिर कहीं एक पेज पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट कर लो, ये आपको पढ़ना है। इसके बारे में आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। सबसे अंदर वाली कौन सी है पता होना चाहिए, सबसे बाहर वाली कौन सी है पता होना चाहिए, एक सबसे अंदर वाली पता होना चाहिए, सबसे बाहर वाली पता होना चाहिए। तीसरा वेदर किस में होता है आपको ये पता होना चाहिए। चौथा सवाल ये बनता है स्ट्रेटोस्फेयर
के अंदर ओजोन होता है? तो मैंने आंसर ही दे दिया है, या फिर और किसी के अंदर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इस टाइप से इसके बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। करेक्ट आंसर बी होगा ट्रोपोस्फेयर। आपके लिए मैं कुछ इंक्लूड भी करा है मैंने यहाँ पे, एक फोटो आप सामने देख पाएंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी के सबसे ऊपर जो आपकी एटमॉस्फेयर की लेयर होती है उसे आपका ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। जो स्ट्राटोस्फेयर होता है उसके लोअर पोर्शन में आपको ओजोन लेयर देखने को मिलती है। एसएससी ये वाला सवाल बहुत बार पूछते हैं, ध्यान रखेंगे। ये सवाल भी पूछ चुका है एसएससी ट्रोपोस्फेयर वाला, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। क्लाउड्स भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अगर आपको क्लाउड्स नहीं आते तो मेक श्योर क्लाउड्स आप अच्छे से पढ़ लें, मैंने आपको ज्योग्राफी की क्लास में ये सब पढ़ा रखा है। जितने भी एरोप्लेन्स हैं या जितने वेदर फिनोमिना है, सबके सब आपके वेदर फिनोमिना आपके ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। जो आप आंधी तूफान जितनी चीजें देखते हैं सब आपके ट्रोपोस्फेयर के अंदर होती है। कोई मुझे देख के बता सकता है सबसे डेंस लेयर कौन सी, यहाँ पे सबसे घनी लेयर कौन सी होगी? इसमें से लॉजिकल सवाल है, इजी सवाल कहूंगा, इसे मुश्किल तो मैं नहीं कहूंगा। सबसे घनी कौन सी है? अगर मैं डेंसिटी की आपसे बात करूं, आपको पता होना चाहिए। देखते हैं आप क्या आंसर देते हैं। भाई बहुत अच्छी बात है विवेक, बहुत अच्छी बात है। मैं उम्मीद, अब देखो यार ये तो रियलिटी चेक है, अगर एसएससी सीजीएल के पेपर बना पा रहे हो तो फिर सही जगह जा रहे हो। बताएं फटाफट से आंसर इसका। सबसे डेंस आपकी वही होगी जो सबसे पास है, बिकॉज जैसे आप ऊपर जाएंगे ग्रेविटी जो है कम होती जाती है, जो डेंसिटी है वो भी आपकी कम होती जाएगी। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, शाबाश भाई। गुड इवनिंग, जो भी लेट आए आप यहीं से कंटिन्यू करें। अगला सवाल आपके सामने आ गया है। पीडोलॉजी इज द साइंस ऑफ, पीडोलॉजी इज द साइंस ऑफ, फटाफट से आप बताएं। चाइल्डहुड, इलनेस, स्किन डिसीज, सॉइल या फिर ग्राउंड वाटर। ये आपके सामने सवाल है। काफी लोग सही आंसर दे पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लाजवाब। इसका भी आप आंसर दें मुझे फटाफट से। बिल्कुल ऑब्वियस है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चलो देखो, पीडोलॉजी जो होता है ये आपका चाइल्डहुड इलनेस से नहीं जुड़ा। कोई मुझे बता सकता है इससे क्या चीज जुड़ी है? चाइल्डहुड इलनेस से क्या जुड़ा हुआ है? कोई मुझे बता सकता है? देखिए आपका आंसर क्या आता है। काफी लोग कमेंट कर पा रहे हैं। सॉइल भाई लाजवाब, बहुत बढ़िया। सॉइल ही सॉइल हो गया है भाई, मिट्टी दी खुशबू, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर चाइल्डहुड इलनेस नहीं होगा, स्किन डिसीज नहीं होगा, सॉइल इसका आंसर होगा, ग्राउंड वाटर नहीं होगा। अब कुछ चीजें आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखना है पीडो का मतलब ही सॉइल होता है और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। पीडो का मतलब सॉइल, लॉजी का मतलब स्टडी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चाइल्डहुड इलनेस से क्या जुड़ा है, कोई मुझे बता सकता है? मैरसमस आ रहे हैं, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, फटाफट बताएं। आपने सुना होगा पीडिएट्रिक्स, आपने शायद सुना होगा, या पीडिएट्रिशियन जो होता है वो बेसिकली आपका इसी से जुड़ा है, बच्चों की बीमारियों से। डर्मेटोलॉजिस्ट या डर्मोलॉजी, डर्मेटोलॉजिस्ट लिख देता हूँ पूरा, ये वो डॉक्टर होता है जो स्किन की डिसीजेस को चेक करता है। ग्राउंड वाटर को क्या बोलते हैं, कोई मुझे बता सकता है? ये ध्यान रखेंगे, हाइड्रो पानी की वजह से, जियो पृथ्वी क्योंकि ग्राउंड है, जियो आ जाएगा, वाटर का मतलब हाइड्रो आ जाएगा, लॉजी, हाइड्रो जियोलॉजी, ये आपको ध्यान रखना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सही आंसर, बिल्कुल सही, शाबाश भाई, बहुत सारे सही आंसर्स आ पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। आगे चलते हैं। अच्छा एक शब्द होता है ये PEDAGOGY, दोनों में सबसे पहले तो मुझे बताओ फर्क देख पा रहे हो? पीडोलॉजी अलग है, पीडागॉगी अलग है। ये जो होता है टीचिंग से संबंधित है, कि पढ़ाने से आप कहेंगे संबंधित होगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ये अलग है, पीडोलॉजी अलग है। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद नेपाल? हमेशा और हमेशा लॉक कर दो, 100% क्वेश्चन सही होगा, 100% एक्यूरेसी आ जाएगी। 100% बोल रहा हूँ, 99 नहीं बोल रहा हूँ, जी हाँ सही कह रहा हूँ। मैप से और सिर्फ मैप से पढ़ना है, और मैप भी वही चुनने हैं जो कि सरकारी मैप हो। आपको ये बात ध्यान रखनी है, मैंने आपको क्लासेस में मैप दे रखे हैं जो कि एक्चुअली गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए मैप है। फटाफट से आप इसका आंसर बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद नेपाल? रट के काम नहीं बनेगा, रट के काम बिल्कुल नहीं बनेगा इस सवाल में, आप फटाफट से बताएं। असम, बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी। देखते हैं जरा एक मैप। मुझे उम्मीद है आपको मेरे पीछे एक मैप दिख पा रहा होगा, ऊपर आपको ये चीनी मिनी चाउ चाउ दिख रहे होंगे, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इससे अभी के लिए हमें कोई मतलब नहीं है। और नेपाल अगर आप नोटिस करोगे तो इधर आपको उत्तराखंड दिखेगा, टच होता है, यूपी दिखेगा, टच होता है, बिहार टच होता है, वेस्ट बंगाल भी टच होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, सिक्किम भी टच होता है। अब आपसे कुछ भी सवाल यहाँ बना सकता है, देख लेते हैं आपको ऑप्शन क्या दे रखे हैं। नेपाल में असम दे रखा है, बिहार दे रखा है, वेस्ट बंगाल, यूपी। आप अगर नोटिस करेंगे तो असम टच नहीं होता है, हमेशा मैप से पढ़ेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। काफी लोगों के आंसर सही आ पा रहे हैं, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। मुझे बताएं कुछ कॉन्फिडेंस बन रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कुछ?
और भाई 8 बजे से पहले कोई यहाँ से भागे ना, बिल्कुल अपना ये 1 घंटा मुझे दे दो पूरे तरीके, क्योंकि आप 6:30 से 7:30 बैठते हैं, आज 7 से 8 आप यहीं रुकेंगे। 7 आए हैं 7 जाएंगे और कमाल करके दिखाएंगे। 8 बजे तक बिल्कुल जुड़े रहें, हर एक सवाल आपको अच्छे से करना है। अगला सवाल भी इसी के ऊपर बेस्ड है, हर एक सवाल जो है CGL 19 का ही है, तो आप ध्यान रखेंगे, फटाफट से आप इसका आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद MP। अब देखो अगेन, अगर मैप पता है तो कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर आपको मैप पता है तो गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा और यूपी, आपको उड़ीसा की लोकेशन से ही समझ आ जाएगा कि कौन सा ऐसा है जो कि इसे नहीं छू सकता। एक बार मैं आपको इसे भी मैप से बताता हूँ, फटाफट से आप आंसर दें। MP को कौन टच नहीं कर रहा है? गुजरात टच कर रहा है, राजस्थान टच कर रहा है, यूपी टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ कर रहा है, महाराष्ट्र कर रहा है। ये भी सवाल बन सकता है कितने टच कर रहे हैं, तो ध्यान रखना, इधर गुजरात आ गया, राजस्थान आ गया, यूपी आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, महाराष्ट्र आ गया। ये जो मैप है आपको गवर्नमेंट की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर आप प्लस पे हो या फिर आपने किसी भी क्लास में मुझसे पढ़ाई करी है मैप की, तो ये मैप मैंने आपको दिया होगा ज़रूर, आप इसे चाहें तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेके इसे संभाल के रख सकते हैं। चलो बहुत बहुत शुक्रिया भी, बहुत बहुत शुक्रिया। उड़ीसा इसका आंसर होगा, ऑब्वियसली उड़ीसा जो है टच नहीं कर रहा है। उड़ीसा में एक जगह मैंने मार्क करी है, आपको ठीक मेरे पीछे दिखेगी, मुझे बताएं कौन सी जगह है, फटाफट से बताएं कौन सी जगह है, देखें जरा कौन आंसर देता है, बताएं फटाफट से। हिंट देता हूं, फर्स्ट रामसर साइट करके है, हिंट मैंने आपको दे दिया है, देखिए आप क्या आंसर देते हैं। आपके कमेंट्स थोड़े से लेट चलेंगे, आगे पीछे चलेंगे, लेकिन मैं समझ जाऊंगा आपका आंसर। अगला सवाल आपके सामने है, इसका आंसर आपको 10 सेकंड के बाद दूंगा मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद बांग्लादेश। आप ये तो बात समझ चुके हैं कि जो सवाल आपके बनते हैं वो मैक्सिमम सवाल जो हैं आपके मैप से ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, रट के काम नहीं बनना। कुछ भी कॉम्बिनेशन के, कलिंगा भी अगर आप आंसर दे रहे, कलिंगा भी मैं गलत नहीं कहूँगा, कट्टक भी मैं सही कहूँगा, भीतर कनिका भी अगर आप देंगे मैं काम चला लूंगा, लेकिन चिलिका भी कहेंगे तो मेरा काम चल जाएगा। आगे चलते हैं, बांग्लादेश को कौन नहीं छूता है? बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं, अगेन सेम काम, पहले तो इसका आंसर दो फटाफट से मुझे कॉमेंट में। चलो 3 सेकंड और दे रहा हूं, अब मैं मैप दिखाता हूं। एनर्जी बिल्कुल डाउन नहीं होनी चाहिए भी, कुछ भी हो जाए। चलो आपके सामने है बांग्लादेश का सवाल है, और ये पूछ रहा है भाई कौन टच नहीं करता है बांग्लादेश को। आप देखेंगे वेस्ट बंगाल करता है, सिक्किम नहीं करता है, असम 2 बार करता है, याद रखेंगे असम 2 बार करता है, लेकिन बांग्लादेश त्रिपुरा को तीनों तरफ से घेर के रखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे, मिजोरम भी टच करता है। बहुत बच्चों को ना जाने क्यों लगता है कि बाउंड्री यहाँ पर है, ये गलत है। करेक्ट बाउंड्री यहाँ पर है, मिजोरम ऐसा है जो कि दोनों को टच करता है, ना कि त्रिपुरा। इस बात को ध्यान देंगे, ये आपको मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ। त्रिपुरा नाम में ही है, देखो त्रिपुरा, यानी तीनों तरफ से पूरा घेरा हुआ है, इसे बांग्लादेश नहीं, मैंने आपको क्लास में याद कराया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको याद है। आगे चलते हैं एंड अगला सवाल देखते हैं। अच्छा ये सब चीज़ें मैं आपको प्लस पे पढ़ाता हूँ, आप एक बार बस प्लैटिनम बैच सर्च कर लेना। प्लैटिनम बैच आप जैसे ही सर्च करोगे वहाँ पे आपको मेरे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, हमारे कोर्सेज के साथ बाकी सारे एजुकेटर्स के कोर्सेज आप अनअकैडमी प्लस पे अटेंड कर सकते हो। एक सिंगल प्लान लेना होता है, अलग अलग का कोई चक्कर नहीं है। अब डिस्काउंट कोड की चिंता कभी मत करा करो, बिना स्पेस के बस PMYT लिख देना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। क्रेडिट्स अपने लगा दिया करो और अब तैयारी में लगो यार, बहुत टाइम हो गया, अब ज़रा सॉलिड तैयारी होनी चाहिए। जब तक ये साल एंड हो, जब तक आपका अगला पेपर आए, तो इस बार कट ऑफ की नहीं, इस बार रैंक के बारे में सोचना है, कट ऑफ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। इस सवाल का जो आंसर होगा देख लेते हैं, डज नॉट आ रहा है तो आपके सामने है, आप एक बार देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल करता है, सिक्किम नहीं करता है, असम, मेघालय आप अपना इजीली ऑप्शन से बना सकते हैं। काफ़ी लोग के सही आंसर आ रहे हैं भाई, शाबाश। आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं ज़रा। मणिपुर हो जाएगा इसका आंसर, मार्क करके छोड़ देता हूँ मैं। अगला सवाल आपके सामने, मुझे बस इतना बताओ क्या पैटर्न समझ पा रहे हो SSC का, कि सेम पैटर्न से कुछ ही दिनों के गैप में कितने सारे सवाल आए हुए हैं और हर एक सवाल आपको क्लास में सिखाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद भूटान। कुछ भी लिख दे फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर आना चाहिए हर बार। अब देखो अगर मैं असम की बात करता हूँ, असम खुद ही कहता है भाई मैं ए जैसा दिखता हूँ, मैं असम हूँ, तो अगर असम आ गया, यहाँ पे मेघालय आ गया, भूटान आपको ऊपर की तरफ कहीं होगा, आपस में चाह कर भी एक दूसरे से नहीं मिल सकते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप ये बात समझ गए हैं। देखते हैं ज़रा, एक बार आप मैप से भी देखें, भूटान का सवाल है, भूटान किसे नहीं छूता? मेघालय को नहीं छूता। एक बार देख लेते हैं, मेघालय पहला ही है, गलत हो गया। वेस्ट बंगाल छूता है, सिक्किम छूता है और अरुणाचल प्रदेश भी छूता है। मुझे आप फटाफट से बताएंगे, सिक्किम और भूटान के बीच में एक वैली पड़ती है, कोई मुझे बता सकता है कौन सी वैली? डैश वैली, वेरी इंपॉर्टेंट इस साल के सभी पेपर्स के लिए। कोई प्लाट्यू भी पड़ता है अगर आप मुझे बता दें, एक पास भी पड़ता है। ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना हर समय न्यूज़ में है, ड्रैगन ड्रैगन करके। आप फटाफट से बताएं कौन सी वैली है? चुम्बी वैली, चुम्बी वैली है। कौन सा प्लेट्यू है? डोकलाम प्लेट्यू है।
कौन सा पास है ये आप मुझे देखते हैं कौन बताता है यार, मैं इंतजार कर रहा हूँ कमेंट का। इसका इंतजार है मुझे। चुंबी वैली सही आ गया है, और देखते हैं जरा। दमचोक नहीं होगा बेटा, इधर दमचोक नहीं होगा, डोकलाम होगा। डोकलाम होगा पास, और बताएं बस मुझे। शाबाश भाई, ये हुई ना बात यार, ऐसे आने चाहिए स्पीड में कमेंट तो। बिल्कुल सही, चुंबी वाली बिल्कुल सही है। पास भी बताएं कोई मुझे। नाथुला पास आ गया है, तो अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मुझे थोड़े से आपके कमेंट्स लेट दिखेंगे, तो हो सकता है आपको आगे पीछे फील हो, परेशान आप बिल्कुल ना हो। अगला सवाल देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इजी सवाल है, लॉजिकल सवाल कैटेगरी में डालूंगा। एसएससी लॉजिकल सवाल बहुत पूछने लगा पिछले 1-2 साल से। लॉजिक लगाएं। बायो का मतलब जीवन, यानी नेचुरली। डिग्रेड का मतलब जो डिग्रेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। नॉन यानी ऐसा काम जो नहीं करेगा, यानी जो ऑटोमेटिकली नेचर जिसे खत्म नहीं कर सकता। डेड एनिमल्स को कर देता है, फ्लावर को कर देता है, वेजिटेबल्स को कर देता है, फ्रूट्स को भी कर देता है, कितने भी ऑप्शन बना सकते हो। प्लास्टिक को नहीं कर पाता। दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम भाई। प्लास्टिक अगर खत्म नहीं होगा, नया बनता जाएगा, तभी हमारे पास इतना लैंड पॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे चलते हैं भाई, बिना किसी इंतजार के अगला सवाल देखते हैं। व्हाट डज सी स्टैंड फॉर इन ITCZ? बताएं भाई। ये तो जो मुझसे पढ़े हुए बच्चे हैं वो तो पूरा बता देंगे, पूरा बताने के साथ साथ दुनिया भर की चीज़ें बता देंगे इसके बारे में। 15 मिनट भी अगर उन्हें मैं कहूँ ना कि इस पर स्पीच दे दो, मैं पूरा विश्वास है मुझे कि आप बहुत कुछ बता सकते हैं इसके बारे में। देखते हैं ज़रा आपका आंसर क्या आ रहा है। ITCZ का मैं आपको हिंट देता हूँ। एक मैप आपको स्क्रीन पर दिखेगा मेरे पीछे। ये ITCZ का एक बेसिकल एक पैटर्न है, ये ऊपर नीचे शिफ्ट होता रहता है। और ये लोकेशन वो होगी जहाँ से इधर और इधर आप कहेंगे मूवमेंट होता है। मैं हिंट दे रहा हूँ, बेसिकली कन्वर्जेंस होता है। कन्वर्जेंस होता है किसका? ट्रॉपिक्स का। कौन सी ट्रॉपिक्स का? ट्रॉपिकल कर देता हूँ इसे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। ये ऊपर की तरफ नीचे की तरफ शिफ्ट होता होता रहता है। अगर आपको आम भाषा में समझना है तो ये वो एरिया हो गया जो कि सबसे गर्म होगा। आप किसी भी मौसम में चेक करें, किसी भी मंथ में आप चेक करें, बिकॉज यहाँ पे ही वो विंड्स है जो आके आपस में मिलती हैं। आप इसे इस तरीके समझ सकते हैं। कन्वर्जेंस बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगला सवाल देखते हैं भाई। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम आर नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन, गोल्ड या हाइड्रोजन। फटाफट से आंसर दे इसका। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है भाई। वे सभी के नाम अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ यहाँ पे। आप सभी बिल्कुल सभी के नाम मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छे आंसर्स आप लोग दे रहे हैं भाई। शाबाश, तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है यार। कहाँ तैयारी कर रहे हो हमें भी बताओ। बढ़िया तैयारी चल रही है आपकी। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम आर नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन के नहीं होंगे, कार्बन के नहीं होंगे, गोल्ड के नहीं होंगे, हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। एक सवाल मेरा आपसे है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम मोस्ट अबंडेंट, इन तीनों में से ही आंसर देना है आपको। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, यानी दुनिया के सारे आइसोटोप मैंने दुनिया हाइड्रोजन के जितने आइसोटोप्स है सब उठा लिए। और अब आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा जो सबसे ज्यादा होगा, क्वांटिटी वाइज, परसेंटेज वाइज, वेट वाइज, इस टाइप से आप मुझे बताएं। पोल मिस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो दूरियां भी हैं जरूरी, पोल से कोई दिक्कत की बात नहीं, मिलेगा पोल बहुत जल्दी, चिंता ना करें। बताएं फटाफट से। प्रोटियम सही आंसर होगा। देखो प्रोटियम जो होता है ना, ये होता है 1H1। क्या आप सभी चीजें नोट कर रहे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब चीजें नोट कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब चीजें नोट कर रहे हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। 1H1, 1H2 और 1H3 याद रखेंगे इस बात को। 1H1, 1H2, 1H3 में ये जो है ये आपका प्रोटियम होता है, इसे मैं प्रोटियम लिख देता हूँ। इसे ड्यूटेरियम छोटे में D से लिख देता हूँ। इसे ट्रीटियम में T से लिख देता हूँ। अब ये जो ड्यूटेरियम है ये बनाता है आपका हैवी वाटर। हैवी वाटर ये आप ध्यान रखेंगे। हैवी वाटर बेसिकली क्या होता है? D2O होता है। कॉपी में लिखें फटाफट से। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल करा जाता है। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और यहाँ पे बताना चाहूँगा। ड्यूटेरियम के साथ साथ ट्रीटियम भी एक टाइप का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा है हाइड्रोजन का, आपको ध्यान रखना है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव, ये आपको ध्यान रखना है। वाइन डेटिंग, वाटर डेटिंग एटसेट्रा में काम आता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मुझे बताएं स्पीड सही लग रही है? कोई ऐसा तो नहीं है जिसे लग रहा है स्पीड सर बहुत तेज है, थोड़ा सा आप स्लो पढ़ा दो, तेज। एक बार आप मुझे बताएं, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी लगे स्पीड बढ़ानी है घटानी है, आप बस बताते रहा करो, कोई चिंता की बात नहीं। हैवी वाटर ड्यूटेरियम बिल्कुल सही आ रहा है, शाबाश। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के प्यार के लिए। व्हाट डज द रिट ऑफ मैंडेमस मीन? मैंडेमस का मतलब क्या है? सवाल ये है कि मैंडम, देखो एसएससी क्या करता है, यूपीएससी तो क्या करेगा, इससे जुड़े हुए सवाल पूछेगा।
पीसीएस वगैरह में भी थोड़े से घूमे हुए सवाल आते हैं, लेकिन एसएससी सीधा इसके मतलब पूछ लेता है। कॉपी पेन उठा लो, चाहे स्क्रीनशॉट लेने को तैयार हो जाओ, पांचों की पांचों रेट्स लिखवा देता हूँ, जितना इंपॉर्टेंट डेटा है सबका सब मैं यहाँ पे नोट करा देता हूँ, फटाफट से शुरू हो जाओ। टोटल रेट्स 5। अगर सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, सुप्रीम कोर्ट क्या इशू कर सकता है? यस, आप मेरे साथ साथ कमेंट में आंसर देंगे, पूरी जान लगाए। मोस्ट अबंडेंट का मतलब जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। हाई कोर्ट इशू कर सकता है? यस। कौन से आर्टिकल में? 32 में। कौन से आर्टिकल में हाई कोर्ट कर सकता है? 226 में। किस चीज के लिए कर सकता है? फंडामेंटल राइट्स के लिए। किस लीगल फंडामेंटल राइट्स के लिए कर सकता है? यस। लीगल राइट्स के लिए कर सकता है? नो। फंडामेंटल राइट्स के लिए कर सकता है? यस। लीगल राइट्स के लिए कर सकता है? यस। ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के लिए कंपलसरी है, कंपलसरी। अगर फंडामेंटल राइट्स पे बात आ गई तो कंपलसरी है, रेट्स इशू करनी ही पड़ेगी, मजबूरी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, मे बी और मे बी नॉट, ये हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यस, आप सभी के कमेंट्स मुझे दिख पा रहे हैं। अगला मेरा सवाल है कि 5 रेट्स हैं, नाम बता दो। पहला है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव अ बॉडी ऑफ। दूसरा मैंडेमस, जो सवाल में पूछा गया, पांचों पता होनी चाहिए विदाउट एनी डाउट। ये है आपका बी कमांड। फटाफट से आप नोट करें, फिर चलते हैं जरा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे सारे लिख पाऊंगा मैं, वरना मैं इसे हटा के आपके लिए फ्रेश लिख दूंगा, आपको टाइम दे दूंगा नोट करने का। प्रोहिबिशन टू फॉरबिड, यानी किसी को रोकना। चौथा पॉइंट सर्चुरारी टू बी सर्टिफाइड। एक बार मुझे बताएं, क्या मैं पांचवा ऊपर लिख दूं, सबसे ऊपर लिख दूं, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं होगी? पांचवा मैं सबसे ऊपर लिख देता हूं। पांचवा बेटा यहाँ पे लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, पांचवा मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, कुओ वारंटो। मैं चाहता हूं आपके नोट्स बहुत अच्छे से बने। क्या आप साथ साथ नोट कर रहे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूं आंसर येस होगा। आप मेक श्योर करें कि आप साथ साथ नोट करें। इसका आंसर मैं अभी मार्क करूंगा, आप चिंता ना करें। कुओ वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, यानी किस अधिकार से। आई होप आप बात समझ चुके हैं। अब आपके सामने है, आपसे पूछा मैंडेमस का मतलब, तो आपने बी पे टिक करा। आगे बढ़े, आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। भाई बहुत अच्छी बात है, आप नोट कर रहे हैं तो शाबाश। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। डैश आर कॉल्ड द पावर हाउसेस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ सेल कौन सा है इसमें से? मतलब लॉजिक देखो सवाल का, मतलब एक होता है इजी, एक होता है वेरी इजी, उसके बाद आता है ये सवाल। ऐसा क्यों कह रहे हो सर? मतलब एक सेल का पावर हाउस जो होगा वो आर्टरीज होंगी। कमाल हो गया। लंग्स जो है सेल का पावर हाउस होगा, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा मैं जॉब छोड़ दूं, सेल के अंदर ही तो होगा सेल का पावर हाउस। एक बार लॉजिक पकड़ो जरा, सेल के अंदर ही नहीं है ये तो, आपस में कोई ग्लैंड है, कोई ऑर्गन है, कोई ब्लड वेसल है, ये तीनों बिल्कुल ही गलत हो गए हैं। यानी करेक्ट आंसर आपका होगा इसमें ऑप्शन नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सवाल बनते हैं बता देता हूँ। स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, याद रखेंगे, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, इसके साथ साथ ये ब्रेन के अंदर लोकेटेड है। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, ये मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। सीजीएल 18 में सवाल बना था। पिट्यूटरी से ऑलमोस्ट हर एक साल सवाल आता है। बहुत सारे हार्मोन्स हैं, आपको कल परसों ही मैंने पीडीएफ दिया रिवीजन बैच में। अच्छा, जो भी ऐसा है जो रिवीजन बैच नहीं दे रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, सुबह 10 बजे आपकी क्लास होती है, परसों सुबह 10 बजे है। एक बार प्रतियोगिता मंत्रा सर्च करना, आपको वहाँ पे ऑन गोइंग बैचेस में मिल जाएगा। पूरा रिवीजन बैच है CHSL के लिए, 15 अगस्त से पहले पहले पैक हो जाएगा। अपने अगर तैयारी बूस्ट करना चाहते हो अनअकैडमी से कर सकते हो। डिस्काउंट कोड PMYT आपको पता है, बिना स्पेस के लगाना, क्रेडिट जरूर लगाना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। लंग्स की अगर बात करता हूँ, लंग्स 2 होते हैं और वजन करीब 1300-1400 ग्राम, जो ऑप्शन में देखे टिक कर सकते हो। और इसके बाद दिल जो होता है लेफ्ट लंग की साइड होता है, तो हल्का छोटा हो गया। इसके अलावा जो अगला पॉइंट ध्यान रखना है, इसकी जो बेसिक यूनिट है वो है एल्वियोलाई, ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक यूनिट एल्वियोलाई है। आर्टरीज जो है वो प्योर ब्लड कैरी करती है, प्योर ब्लड कैरी करती है आपका कहाँ से? फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी, यानी दिल से बॉडी तक प्योर ब्लड कैरी करती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब चीज़ें नोट कर चुके हैं। आगे चलते हैं भाई। भाई बहुत अच्छी बात है, आपको सारी चीज़ें आती हैं, शाबाश भाई। देखो सबसे बढ़िया बात जो मुझे आज लग रही है ना, वो ये है कि आप बिल्कुल पंक्चुअल हैं, टाइम पे आए हैं और आंसर्स बहुत बढ़िया से दे रहे हैं। भाई ये हुई ना बात यार, ऐसे पढ़ना चाहिए। और इसी तरीके पढ़ते रहे तो कोई नहीं रोक पाएगा, सिर्फ समय की बात है, समय बीतेगा और आप एक एस्पिरेंट से ऑफिसर बन चुके होंगे। सिर्फ समय समय की बात होगी, बस ये हिम्मत बीच में ना तोड़ें। जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा, जब तक घर पे लेटर नहीं आ रहा आपको बुलाने का, तब तक अपनी तैयारी बिल्कुल ना रोके। आगे चलते हैं।
अगला सवाल देखते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस। कुछ इसे वाइटामिन भी बोल सकते हैं, वाइटामिन भी आप बोल सकते हो, जैसा आपका एक्सेंट हो, आप डिपेंड करता है आप यूएस से हैं या फिर आप इंग्लैंड से हैं या फिर आप इंडिया से हैं, भाई हम तो विटामिन बोल के काम चला लेते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस कौन सा विटामिन करता है? ए बी सी डी, चार ऑप्शन है, फटाफट से आंसर दे दो भाई। बहुत बहुत शुक्रिया भाई शुभ, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं जरा, नाइट ब्लाइंडनेस के साथ साथ चाहे हमसे ज़ेरोफ्थेल्मिया पूछ ले, हम आंसर देने योग्य हैं। उड़ा दो भाई। अब ये देखो कितनी पेचीदा चीज़ है, मतलब ए पे डी रख दिया, सी पे ए रख दिया, काफ़ी लोग जल्दबाजी में गलत कर सकते हैं, लेकिन आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी विटामिन ए होगा, विटामिन ए होगा। ज़ेरोफ्थेल्मिया क्या होता है? ड्राइनेस हो जाती है, क्योंकि जो विटामिन ए होता है वो क्या करता है, आपके थ्रोट को, लंग्स को, ईसोफेगस को क्या करता है, नमी प्रदान करता है, तो इससे सूखापन हो जाता है। ये भी आप ध्यान देंगे विटामिन ए की कमी से। कैरेट में पाया जाता है बहुत ज़्यादा, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, मिल्क में भी मिलता है। अगला सवाल देखते हैं, The mission of Ramsar Convention is to conserve deserts, oceans, rivers या फिर wetlands। देखें आपका क्या आंसर आता है। इजी है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ पकड़ में भी होगा, ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। सवाल मेरे दो होंगे आपसे, इसका आंसर तो अभी दे देंगे। इंडिया में सबसे पहला कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है और उसका नाम क्या है? और वर्ल्ड में सबसे पहला कौन सी कंट्री बता दो, चलो बस कंट्री, बाकी डिटेल मैं दे दूंगा। कंट्री बताएं वर्ल्ड में। भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतरीन आंसर आ पा रहे हैं यहाँ पे, शाबाश भाई, बहुत ही बढ़िया आंसर्स मैं देख पा रहा हूँ। आप सभी के कमेंट्स में बड़े ही ध्यान से देख रहा हूँ, तो आप ये ना समझे कि आपके कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। देखते हैं जरा, इंडिया के, अगर मैं सबसे पहले तो इसका आंसर देता हूँ, रामसर जो कन्वेंशन है बेसिकली ईरान से जुड़ा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। ईरान का एक शहर है जिससे जो कि रामसर है, और ये जो है बेसिकली 1971 की बात है, जब बेसिकली ये रामसर कन्वेंशन का प्लान बना था कि दुनिया में जितने भी वेटलैंड्स है इन्हें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और इसका हेडक्वार्टर्स जो है स्विट्जरलैंड में, आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करता हूँ रामसर कन्वेंशन और सेक्रेटेरिएट लिख देता हूँ हिंट के लिए आपके लिए, ये आप ध्यान रखेंगे, स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है, स्विट्जरलैंड के अंदर। और इंडिया में जो सबसे पहला है वो आप ध्यान रखेंगे, चिलिका लेक में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। शाबाश भाई, बहुत ही बेहतरीन आंसर आ रहे हैं। और कंट्री की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया, वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया, ये आप ध्यान देंगे। ऑस्ट्रेलिया बेसिकली, ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले 1974 में हुआ था, और ये जो है आपका चिलिका लेक 1981 है। चिलिका लेक कहाँ पर है स्टेट पूछा तो आप उड़ीसा पे टिक कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। लगून लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है। पोल का टाइम रिड्यूस कर दो, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली जीरो कर दिया मैंने पोल का टाइम। आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, बीच में थोड़ा बहुत लैग वैग आ रहा हो तो परेशान मत हो, चलती रहती छोटी छोटी बातें। चलो भाई आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं भाई। हाउ मेनी कार्बन हाउ मेनी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन प्रोपेन। कितने कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स है प्रोपेन में, एक बार आप मुझे बताएं। देखो नाम में ही आंसर है, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर आप एलिमिनेशन भी करना चाहते हो, मैं आपको इसे सिखा ही देता हूँ यार, जिंदगी भर की छुट्टी करते हैं, कब तक मेहनत करेंगे। देखो अगर एन लिखा है तो आपको CnH2n+2 का फॉर्मूला याद रखना है एन पे। अगर इन लिखा है पीछे तो Cn के साथ H2n, अगर आइन लिखा है तो इसका मतलब Cn के साथ H2n-2। यानी अगर n जो है यहाँ पर प्रोप का मतलब होता है 3, अगर प्रोप का मतलब 3 है, इसका मतलब 3 दूनी 6 + 2 8 होना चाहिए आपका आंसर। ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। अगर आपको सिर्फ प्रोप का मतलब भी पता है तो एसएससी थोड़ी इसमें सवाल के ऑप्शन आसान डाले हैं, 3 से आप अपना काम चला सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में कुछ नहीं था, इजी सवाल है। अच्छा मुझे कमेंट में आगे बढ़ने से पहले बता दो, अगर किसी के पीछे Al दिखता है तो कौन सा ग्रुप होगा वो? एल्डिहाइड होगा, एल्कोहल होगा, कीटोन होगा, या फिर क्या होगा आप मुझे बताएं। अगर किसी के पीछे Al दिखता है, मैं भी आपके साथ साथ लिख देता हूं, ये आपका एल्डिहाइड होगा। किसी के पीछे ओल दिखता है तो ये आपका एल्कोहल होगा, एल्कोहल होगा। किसी के पीछे ONE ओन दिखेगा तो उस केस में कीटोन होगा। ऐसे बहुत सारे नाम वाम अपने चलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये CGL 18 में, CGL 19 में, सभी में पूछा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं मुलायम। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। टॉर बताएं भाई, ये टॉर किसकी यूनिट है? पंजाबियों की तो यूनिट नहीं है, आप बताएं। इन चारों ऑप्शन में पंजाबी तो आपको नहीं दिख रहा है, इन्हीं में से आप बताएं क्या आंसर हो सकता है।
टॉर जो है ये प्रेशर की यूनिट है, आपको ध्यान रखना है। और टॉर बेसिकली जो यूनिट आपकी आती है, मैं आपको लिख के इसका कन्वर्जन बताता हूँ। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 टॉर। ये आपको ध्यान रखना है, 760 टॉर, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो रखा गया है टॉर, ये रखा गया टॉरिस-सिल्ली के नाम पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। टॉरिस-सिल्लीज थ्योरम आपने पढ़ी होगी, एक मैं आप शॉर्ट में ही बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे। इस टाइप का एक बीकर है जिसमें एक ओरिफिस है, यहाँ से पानी गिर रहा है, फिर ओरिफिस नीचे बनाएंगे तो आगे, एंड सो ऑन। ये जो पूरा एक थ्योरम सा आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा, जिसकी मैक्सिमम रेंज वगैरह बताई गई होगी, टॉरिस-सिल्लीज थ्योरम है। एंड इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रेशर। ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। 1 ATM इज इक्वल टू 760 आपका टॉर। आगे चलते हैं। वाई यू डूइंग सो इजी क्वेश्चन। अब प्रणब, क्वेश्चंस बेटा इजी मैं अपने पास से नहीं बना रहा हूँ, ये एसएससी बना रही है। बच्चों को लगता है कि सवाल जो है मैं अपने पास से बना रहा हूँ, मैंने इसमें कोई चेंज नहीं करा है, ना ऑप्शन ऊपर नीचे, कुछ नहीं करा है, कुछ नहीं करा है, कुछ नहीं करा है। आप बताएं फटाफट से, मजा आ रहा है आपको? देखो यही लेवल है एसएससी का। आप लोग ऐसे ही डरते हो यार, अब जो अगर आपने क्लास लगा ली तो आपके लिए सब आसान है। सवालों का लेवल हल्का नहीं है, आपका लेवल बढ़िया हो गया है पढ़ पढ़ के। आप इस तरीके से सोचो, सवाल यही आपको मिलने हैं, आप इस बात को समझो, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। What is the velocity of sound in air? 110, 343, 220, 232। अरे ऊपर वाले से दुआ करो आपकी शिफ्ट में भी यही आए, क्यों परेशान होते हो? अभी इजी इजी कह रहे हो और बाद में पेपर से बाहर आ गए हो। जीएस तो बड़ी रैंडम थी, किसी पास से तो छोड़ो एसएससी को। बताएं फटाफट से, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो एयर के अंदर जो वेलोसिटी होती है, याद रखेंगे 340 से 350 जो मिले टिक करना होता है। 343 मीटर पर सेकंड जो होती है एक्चुअली 20 डिग्री सेल्सियस पे होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स, उनका वाइब्रेशन भी बढ़ता है, यानी जोर से वाइब्रेट करते हैं वो, जिसके चक्कर में, वाइब्रेशन के चक्कर में वेलोसिटी भी आपकी बढ़ जाती है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इस सवाल का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर कोई मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, वैक्यूम के अंदर कितनी वेलोसिटी होती है, कोई मुझे बता सकता है वैक्यूम के अंदर साउंड की? ऑप्शन है 3 × 10⁸, ऑप्शन है 2 × 10⁸, ऑप्शन है 1 × 10⁸, या फिर नन ऑफ दीज। ये ऑप्शन है, देखें आप क्या आंसर देते हैं। नितिन, करंट अफेयर्स भी करा देंगे, आप परेशान ना हो, आप बताएं कराने हैं तो हम करा देंगे, जो कहोगे वो पढ़ा देंगे, चिंता मत करो। नन ऑफ दीस आंसर होगा। वैक्यूम में साउंड की स्पीड 0 होती है, बिल्कुल 0, क्योंकि वैक्यूम के अंदर मटेरियल नहीं होता, और ये जो साउंड होती है एक टाइप की मैकेनिकल वेव होती है, तो बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती। आगे चलते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मैसिव, चलो भाई अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। मैसिव का नाम देखते ही मुझे एक बात समझ आई है, मुझे बताएंगे माउंट विंसन मैसिव आपका कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? फटाफट से आप आंसर दें। माउंट विंसन मैसिव कहाँ देखने को मिलेगा? नेम द डेंसेस्ट स्टेबल एलिमेंट नोन ऑन अर्थ। डेंसेस्ट स्टेबल एलिमेंट आपसे पूछा गया है। अगर एक सवाल और बनता है, ये जो सवाल है प्रियांश ने मुझसे क्लास में पूछा था कि सर ऑस्मियम क्या है। हैवीएस्ट स्टेबल आपसे अगर पूछता है तो याद रखेंगे ये आपका लेड होता है। ओवरऑल जो हैवीएस्ट होता है, ये कई सवाल बनते हैं, ये आपका यूरेनियम होता है, जो कि बेसिकली नेचुरली आपको मिलता है। लाइटेस्ट जो होता है, आपको ध्यान रखना है, लाइटेस्ट आपका हाइड्रोजन होता है। और लाइटेस्ट के साथ साथ एक प्रॉपर्टी अगर मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पे इनर्ट की, तो उस केस में हीलियम होता है। फटाफट से देखो, नोट करो भाई, मेरे साथ साथ अपनी हिम्मत बांधे रखो यार, ऐसे यहाँ पे थका थका बिल्कुल फील मत करो। एंटार्क्टिका जिसका भी आ रहा है भाई, बिल्कुल बेहतरीन आंसर है इस सवाल का। आंसर जो ऑस्मियम है, ओएस, आप इसे ओएस से लिखते हो, ध्यान रखेंगे। एटॉमिक नंबर इसका 76 होगा। ये छोटी मोटी कुछ बातें, मास अगर पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। एटॉमिक मास इसका 190 होगा। हैवीएस्ट बता दिए है, लाइटेस्ट बता दिए। हैवीएस्ट इनर्ट गैस जो होगी वो रेडॉन होगी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। रेडॉन जो है ये इतनी भारी है, एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती है, जमीन के अंदर आपको मिलती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने सारी चीज नोट कर ली। एक सवाल ये था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब ध्यान से समझिए, अगर कोई कहता है मोस्ट अबंडेंट कहाँ पर है, ये भी मैं आपको फटाफट से लिखवाता हूँ भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप सभी ने नोट कर लिया? मैं इसकी डिटेल को हटा के कुछ फ्रेश यहाँ पे लिख दूँ, फटाफट से आप मुझे बताएं। क्या इसे हटा के कुछ और बढ़िया डेटा लिख दूँ आपके लिए? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं इसे हटा के कुछ और डेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए। देखो ध्यान से समझो, दोबारा लिख देता हूँ। कोई कहे हैवीएस्ट स्टेबल लेड, और कोई कहे हैवीएस्ट यूरेनियम, जो नेचुरली अकरिंग हो, ध्यान रखना नेचुरली बना, नेचुरली है। उसके बाद लाइटेस्ट कोई कहे,
लाइटेस्ट हाइड्रोजन, लाइटेस्ट प्लस इनर्ट हीलियम, और एक आध मैंने हैवीएस्ट लिखा था, हैवीएस्ट प्लस इनर्ट, नोट करते चलें मेरे साथ साथ, ये है रेडॉन। इसके अलावा अगर आपसे कोई कहता है मोस्ट अबंडेंट आपसे कोई कहता है तो इसके सवाल ऐसे बनते हैं कुछ, आपसे कहता है यूनिवर्स में बताओ, यूनिवर्स के केस में पूछे और सन के केस में पूछे, आंसर सेम है, हाइड्रोजन फॉलोड बाय हीलियम, हीलियम हो जाएगी यानी मोस्ट अबंडेंट के साथ साथ प्लस मैं करूँगा यहाँ पे इनर्ट, यहाँ पे मैं इनर्ट लिखूंगा इसके साथ, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद अगर आपसे कोई कहता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो आप ध्यान रखेंगे। अगर कोई सिर्फ अबंडेंट पूछता है, अबंडेंट के केस में जो आंसर होता है वो होता है नाइट्रोजन, और अबंडेंट के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूँ इनर्ट की, उस केस में आंसर होता है आर्गन, करीब 1% होती है, CO2 से ज़्यादा होती है। क्या आपने सारी चीज़ें नोट कर ली हैं? इसका आंसर ये हो गया, पहला सवाल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। क्या 11 सवाल आपके तैयार मानूं? इन 11 में से कुछ भी सवाल अगर मैं आपसे पूछ लूं आपके लिए सब चीज़ें आसानी से बन जाएगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी चीज़ें आपने नोट कर ली हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं ज़रा बेहतरीन सा एक। हु डिस्कवर्ड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स किसने डिस्कवर कराया? अरे बहुत ही आसान है यार, उड़ा दो भाई इसे, फटाफट उड़ा दो। अगर कोई कहता है सेल किसने डिस्कवर करा है, हु का आंसर होगा। अगर कोई कहता है लिविंग सेल की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, हुक नहीं दिखता, तो ल्यूवन हॉक, ये भी आप नाम ध्यान रखेंगे। तीसरे नंबर पे आपसे कहता है कोई न्यूक्लियस किसने डिस्कवर करा है, तो आप ध्यान देंगे रॉबर्ट ब्राउन। ये तीन बातें आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नहीं यार, ठाकुर नहीं बनाएंगे, बेफिक्र रहें। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, रॉबर्ट हुक। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ऑन विच लेक इज द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस लोकेटेड सिचुएटेड? क्या ये मैंने क्लास के अंदर डिस्कस करा? एग्जैक्ट सवाल अगर आपको याद हो, अगर आप स्टार्टिंग से मेरी क्लासेस फॉलो करते हो तो क्लास में हो चुका है ये सवाल। लोकतक लेक लोकेशन पता होनी चाहिए, चिलिका लेक की पता होनी चाहिए, वूला लेक, दल लेक सबकी पता होनी चाहिए। फोटो दिखाता हूँ, चलो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरे पीछे दिख रहा है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। हल्का सा अगर आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा तो यहाँ पे लेक का नाम भी लिखा है, डल लेक यहाँ पे लिखा हुआ है। करेक्ट आंसर आपका ये है, डल लेक। और ये कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, कोई मुझे बता सकता है? कौन से स्टेट स्लैश यूनियन टेरिटरी के अंदर आपको देखने को मिलती है? जगह है श्रीनगर, श्रीनगर लिख देता हूँ, और श्रीनगर के बाद जम्मू कश्मीर लिख देता हूँ। अब वो डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे, ऑप्शन के हिसाब से खेल लेना पेपर में, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये ओनली वर्ल्ड, दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ नोटिस कर पा रहे हैं, वो जो बेटा जो आप आंसर दे रहे हो ना लोकतक लेक वाला, मैं बताता हूँ, वो आप बात कर रहे हो फ्लोटिंग नेशनल पार्क की। आई होप चीजें सीख रहे हो। फ्लोटिंग नेशनल पार्क की आप बात कर रहे हो। आई होप आप फर्क समझ गए हो दोनों में। ये गलती नहीं होनी चाहिए, 2.5 नंबर कट जाएगा वरना, 2.5 नंबर बचाने हैं हमें। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया आर द पटकाई बम हिल्स लोकेटेड? आपसे डाफला पूछे, मिरी पूछे, अभोर पूछे, पटकाई पूछे, और इसके अलावा लुशाई पूछे, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम मैंने आपको लिखवा रखे हैं। ये जितने नाम हैं सब आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट का मतलब आप समझेंगे आपका ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इसका सही आंसर होगा। क्या ये सारे हमने मैप से पढ़ रखे हैं? एक आध मैप में आपको दिखाता हूँ, शायद आपको याद आएंगी कुछ बचपन की बातें। यहाँ पे आपको डाफला भी दिखेगा, आपको मिरी, अभोर वगैरह तो इसमें बने नहीं हुए हैं क्योंकि मेनली मुझे पटकाई आपको दिखाना था। नागा हिल हो गई, नीचे मीजो हिल, मीजो हिल का ही दूसरा नाम क्या है? मीजो हिल का दूसरा नाम क्या है? कोई मुझे बता सकता है? मिश्मी, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम है ये। गारो, खासी, जैंतिया, शिल्लोंग, प्लाट्यू, जितने हैं हमने बहुत डिटेल में पढ़े हैं, सब आपको पता होने चाहिए। जहाँ से भी आप पढ़ें, चाहे आप देखिए किताब से पढ़ें, चाहे आप मुझसे पढ़ें, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ें, नॉर्थ ईस्ट को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, इस बार याद रखेंगे। और नेबरिंग कंट्रीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, नेबरिंग कंट्रीज़ को भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है।
और चिंता बिल्कुल ना करें, बाकी हम आपको सब चीज़ें तैयार करा रहे हैं, आगे भी कराते रहेंगे। अगर आप फाइनेंशियली एबल हैं, स्टेबल हैं और आप चाहें तो अपना अनअकैडमी प्लस पे कराना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है फ़ायदा आपका होगा, तो आप अनअकैडमी प्लस पे कभी भी आ सकते हैं। हमेशा आपके लिए 24 घंटे खुला है अनअकैडमी, और आप आराम से कोर्सेज देख सकते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि रिकॉर्डेड कोर्सेज भी आपको उसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, लाइव भी मिल जाते हैं, और सारे एजुकेटर्स के कोर्सेज आप देख सकते हो। सिर्फ एक डिस्काउंट कोड लगा के PMYT बिना स्पेस के आपको लगाना है। और ऐसा नहीं है PMYT लगा के सिर्फ प्रतियोगिता मंत्रा के कोर्सेज मिलेंगे, सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज, चाहे उसमें अभिनय सर हो, चाहे कोई भी एजुकेटर हो, सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज इंक्लूडेड है। पूरा वाईफाई स्टडी इंक्लूडेड है, तो परेशान मत हो, तैयारी में लगो यार, ठीक है। और जब भी डिस्काउंट कोड लगाते हो बिना स्पेस के लगाना है, एंड क्रेडिट्स जरूर लगाया करो। देखो 1-1 रुपया कीमती है अपना, कुछ भी बचे बचना चाहिए। और कभी तो जो है लॉकडाउन खोलेंगे बढ़िया से, तो पार्टी कर लेना उसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉस्ड बाय वायरस नेम्ड वेरिसेला जोस्टर। जोस्टर से ही आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आप मूवीज वगैरह देखते हैं कुछ इंग्लिश, तो जोस्टर आप रिलेट कर पाएंगे चार ऑप्शन में किसमें है। एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिसीज। आप इसका आंसर भी मुझे कमेंट में देंगे फटाफट। इस पहले सवाल का आंसर तो आपका बिल्कुल सही आ रहा है। चिकन पॉक्स जो है ये वायरस से होता है, ध्यान रखेंगे चिकन पॉक्स। और इस तरीके स्मॉल पॉक्स जो है, स्मॉल पॉक्स की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ये वेरियोला वायरस से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से होता है, और ये भी एक वायरस है, बेसिकली वायरल डिसीज हो गई, ये भी एक वायरल हो गई। रेबीज का वायरस का नाम भी आपका रेबीज ही है, याद रखेंगे, ये भी वायरल वायरल डिसीज है। पोलियो भी वायरल डिसीज है, पोलियो वायरस से होती है। ये होती है आपकी विब्रियो कॉलेरा से, जो कि एक बैक्टीरिया है। तो अगर ये जो सवाल मैंने आपसे पूछा है, इसका आंसर कॉलेरा होगा, याद रखेंगे कॉलेरा होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। आई होप सेशन में मजा आ रहा है भाई, एक बार कंफर्मेशन देंगे मजा आ रहा है भाई, सीख पा रहे हो भाई। आपका 1 घंटा अगर मैं ले रहा हूँ तो भाई बदले में फायदा होना चाहिए। मुझे बताएं क्या कुछ सीख पा रहे हैं क्या? 7 बजे से ज्यादा आता है जितना आपको 7 बजे आता था? अगर आंसर येस है तो भाई पूरी जान लगा दो, बिल्कुल थोड़ी देर की और बात है भाई, पूरी जान लगाओ। आपके लिए सुबह से पूरा अनअकैडमी जो है मेहनत कर रहा है, और ये जो सैटरडे सच में बड़ा ही बेहतरीन सैटरडे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपका जा रहा होगा। और इसी को आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अगले सवाल के साथ। सवाल आपके सामने आ चुका है, फटाफट से इसका आंसर बताएं। गोडबाया राजपक्षे की नेशनैलिटी क्या है? अगर आपने फरवरी में मुझसे क्लासेस ली हैं, क्लास में कम से कम 10 बार मैंने आपको बताया होगा कि ये इंसान और इनके भाई जो है महिंदा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल पूछे जाएंगे। हमने बहुत बार इसका डिस्कशन करा था, इसके अलावा लद्दाख का डिस्कशन करा था, जम्मू कश्मीर का डिस्कशन करा था, यूनियन टेरिटरीज के सारे मैंने आपको क्लास में, स्पेशल क्लासेस में इनफैक्ट मैंने आपको नोट्स दिए थे, शायद आपको याद होगा, और उससे बहुत सवाल बने थे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसी तरीके आपको अभी आगे भी फ़ायदा होता रहेगा। और स्पेसिफिकली जो पेपर दे के आए थे तो उन्होंने स्पेशली बहुत सारे मैसेजेस करे, तो भाई वो एक बहुत बढ़िया मोमेंट था। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आगे भी आप ऐसी सिलेक्शन अपना लेते रहेंगे बढ़िया से। काफ़ी लोग कह रहे थे कि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो क्लास से बने हैं, और कोशिश हमारी ये है कि आने वाले सभी एग्जाम्स में भी आपको सेम फीलिंग आए। श्रीलंका इसका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट है, आपको पता होना चाहिए। महिंदा में एम आता है तो याद रखेंगे महिंदा वाले PM होगा, बिकॉज दोनों में एम आता है। और ये जो है आपके फिर प्रेसिडेंट हो गए, दोनों आपस में भाई भाई हैं, और दोनों के दोनों श्रीलंका के आपके PM एंड प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली हैं, महिंदा एंड गोटबाया। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट विद रेफरेंस टू माउंटेन पासिस? माउंटेन पासिस के रेफरेंस में कौन सा पेयर करेक्ट है, याद रखेंगे, करेक्ट आपसे पूछा गया है। अब शुरू करते हैं फटाफट, इजी सवाल कहूंगा मैं इसे, इजी सवाल कहूंगा। देखते हैं। रोहतांग पास जो आपका है, कमेंट्स में देख पा रहा हूँ सभी के बिल्कुल स्मूथ आ रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ आ रहे हैं, बिल्कुल सही। रोहतांग पास जो आपका है HP में, हिमाचल प्रदेश में। लीपू लेक पास, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे आप। वाई? बिकॉज ऑफ नेपाल। ये जो नेपाली भाई है ये गड़बड़ कम करता था, लेकिन आजकल ये भी गड़बड़ करने लगा है। तो आप कोशिश करेंगे जो नेपाल से जुड़े हुए जितने राज्य हैं आपको पता होने चाहिए, जो रिवर्स हैं पता होनी चाहिए, चाहे वो कोसी हो, शारदा हो, काली हो, करनाली हो, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लीपू लेक पास जो उत्तराखंड में ही आपको पता होना चाहिए। बॉमडिला पास कहाँ पर है, कोई मुझे बता सकता है कॉमेंट में? ये आपका हिमाचल नहीं, अरुणाचल प्रदेश में होगा, नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा आपको। नाथुला पास जो अभी हमने डिस्कस करा था, सिक्किम में आपको देखने को मिलता है, डोकलाम प्लेट्यू चुम्बी वैली के पास। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग या विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कैटायन? इनमें से कौन सा एक कैटायन है? आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे। एनोड जो होता है ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, किसी भी बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, याद रखेंगे एनोड होता है। जो कैथोड होता है
ये कॉपी पेन लेके आप फटाफट से नोट करें, ये होता है निगेटिव टर्मिनल। लेकिन जो एनायन होता है वो आपका होता है, आप बताएं मुझे फटाफट से क्या आपका आंसर आता है। ये होता है, देखें ज़रा कोई आंसर दे भी पा रहा है। बिल्कुल सही, बहुत सारे लोग हैं, शाबाश भाई, बेहतरीन आंसर आ रहे हैं, बेहतरीन। एनायन आपका जो होता है निगेटिव आयन होता है, और जो कैटायन है आपका ये एक पॉजिटिव आयन होता है, पॉजिटिव आयन होता है। यानी इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे निगेटिव कौन है, आई माइनस होगा, ये एफ माइनस होगा, ये सी एल माइनस होगा, लेकिन NH4 पॉजिटिव होता है, यानी अमोनिया में एक H आप ऐड कर देंगे तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये आपको पता होना चाहिए, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा बनेगा। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएंगे, क्या फ्यूचर में भी कुछ क्लासेस ऐसी प्लान करी जाए आपके लिए यहाँ पर भी, क्योंकि थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, बट मैं कोशिश करूँगा अगर आप कहते हैं तो भाई मैं यहाँ पे भी आपके लिए कुछ बेहतरीन प्लान कर सकता हूँ। बाकी स्पेशल क्लासेस में तो हम आपके लिए हमेशा बैठे ही हैं, प्लस की चिंता है ही नहीं कोई, प्लस तो आपका बिल्कुल स्मूथ चल ही रहा है। प्लस वाले जो हैं वो तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे, और इसी तरीके आपकी तैयारी एग्जाम तक बढ़िया से चलती रहेगी। अगला सवाल आपके सामने आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसका आंसर आप मुझे फटाफट से कमेंट में ही देंगे, बिकॉज हम कमेंट में ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखते हैं आप इसका आंसर क्या देते हैं। इसका आंसर का पहले मैं आपका वेट करूंगा और उसके बाद ही मैं आपको इसका आंसर दूंगा। इसका आंसर मैं देखना चाहता हूं आप इसका आंसर क्या देते हैं। विच ऑफ द, देखो फ्रीडम की बात नहीं हो रही, सिर्फ पहले मैंने आपको बताया था पहले फ्रीडम आएगा, फ्रीडम में 4 अक्षर तो 4 वाली गिनती, फिर मैंने आपको फ्रीडम जाने के बाद फिर से आएगा दोबारा, इस बार क्या करेगा, रिलीजन के बेसिस पे आएगा। यानी 4 वाला सेट होना चाहिए, लेकिन सेकंड शिफ्ट में होना चाहिए, सेकंड नंबर पे होना चाहिए। तो देखते हैं आप क्या आंसर देते हैं। 23 24 तो देखो 2 हो गए, 13 14 भी 2 हो गए, इसका मतलब 19 से 22 तक पॉसिबल है, 25 से 28 तक पॉसिबल है। आप लॉजिक बना जाएंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ डी होगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं बिना किसी इंतजार के। प्रवासी भारतीय दिवस बोले तो NRI डे। आज सुबह की 11 से 12 वाली क्लास में ही हमने इसे डिस्कस करा है, काफ़ी सारी बातें हमने करी है इसके बारे में। चलिए बहुत अच्छी बात है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिनके आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। ठीक है, थ्योरी पढ़ाया जाए, जो कहेंगे वो पढ़ा देंगे, चिंता मत करो। चलो देखते हैं, 9 जनवरी, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 8 जनवरी, आज ही हमने सुबह डिस्कस करा है। 9 जनवरी को आए थे आपके, 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से, याद रखेंगे। और इसी चक्कर में अगले ही दिन जब पता लगा कि ये जो हमारे साउथ अफ्रीका से, इंग्लैंड से घूम के आए, बेहतरीन हिंदी बोलते हैं, तो ये इन्हीं के सम्मान में आप कहेंगे वर्ल्ड हिंदी डे भी मनाया गया। ऐसा असली में कुछ भी नहीं है बेटा, याद करने का तरीका होता है, जिसे आप ट्रिक के नाम से जानते हो। यानी 9 जनवरी के बाद आपको याद रखना 10 जनवरी होता है आपका वर्ल्ड हिंदी डे, सिर्फ याद करने का तरीका, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। करेक्ट आंसर आपका होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 9 जनवरी। अगला सवाल देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, आई रिपीट नॉट एन इंसुलेटर। इंसुलेटर वो होता है जो कि किसी चीज को कंडक्ट नहीं करता, यानी जो कंडक्टर नहीं है वो इंसुलेटर है। फटाफट आंसर दे। ग्लास इंसुलेटर है, ड्राई पेपर इंसुलेटर है, इबोनाइट इंसुलेटर है, लेकिन सवाल में नॉट है तो इसका मतलब ये तीनों गलत हो गए। मरकरी जो है सही आंसर होगा, मरकरी इंसुलेटर नहीं है, तभी तो वो जो है थर्मामीटर के अंदर इस्तेमाल करा जाता है। और मरकरी एक मेटल भी है, इस वजह से भी आप समझ सकते हैं ये लिक्विड मेटल है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, और ये पॉइजनस भी है। अगर किसी फिश के अंदर बहुत ज़्यादा मरकरी पड़ा था और आपने उस फिश को बना लिया और आपने उस फिश को खा लिया, और ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ जापान की बता रहा हूँ मैं आपको, तो कोई बीमारी हो जाएगी, उस बीमारी का नाम आप मुझे फटाफट से कमेंट में बताएं। अगर आपका आंसर मिनी माता आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, मिनी माता डिसीज, आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं जी, अगला सवाल देखते हैं। द पावर ऑफ अ लेंस इज -2.0 या 2.0 डी। ये डी का मतलब क्या है यहाँ पे, कोई बता सकता है डी का मतलब क्या है? डी का मतलब देखो होता है डायप्टर। सभी के कमेंट्स में देख पा रहा हूँ बहुत ही अच्छे आंसर दे रहे हैं भाई, बहुत ही सुंदर आंसर्स आ पा रहे हैं मेरे पास, लाजवाब। डायप्टर ये आपको पता होना चाहिए, और याद रखेंगे 1D जो होता है वो होता है बेसिकली, जो डायप्टर होता है वो होता है 1/4 फोकल लेंथ इन मीटर। यानी अगर किसी की पावर ये 2 है तो फोकल लेंथ उसकी आप निकाल सकते हैं अपना, यहाँ पे 2 रखेंगे तो मीटर में आपका आंसर आएगा हाफ, यानी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया।
अगला सवाल बताएं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, सेल की साइंटिफिक स्टडी को क्या बोला जाता है, कोई मुझे बता सकता है? इजी है, क्लास में एक सवाल भी कराया था जिसमें मैंने आपको सेलोलॉजी करके दे दिया था, जो कि पूर्णतः गलत आंसर था, सेलोलॉजी गलत होता है। टेक्सोनॉमी नहीं होगा, ये तो आपका नोमेनक्लेचर से जुड़ा है। फिजियोलॉजी फिजिकल आपके स्ट्रक्चर से जुड़ा है। हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी जो है टिश्यू से जुड़ा है। साइटोलॉजी करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज साइटो का मतलब सेल होता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बेहतरीन सवाल कहूंगा इसे, ऑप्शन जो है कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे लॉजिक आपको लगाने होंगे, बताएं इसका आंसर फटाफट से। देखते हैं जरा, सिल्वर नहीं होगा, जिंक। अब देखो टिन और लेड आपको याद होगा, शायद आपका फ्यूज वायर में डाले जाते हैं, बट यहीं पे क्या जाता है कि फ्यूज वायर के केस में कौन सी चीज किस लिए, अगर आपने मेरी क्लास लगाई है तो मैंने आपको बताया होगा टिन इसलिए बिकॉज ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन लेड इसलिए बिकॉज हमें क्या चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी चाहिए। हाई रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कुछ भी कह सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। तो जो है 10 आपका यहाँ पे सही आंसर हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। करेक्ट आंसर इसमें 3 होगा, 4 नहीं होगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। Who among the following was not a minister of cabinet mission plan? कैबिनेट मिशन प्लान का कौन ऐसा है जो कि मंत्री नहीं था? इनमें से बताएंगे आप फटाफट से मुझे इसका आंसर। देखते हैं आप क्या आंसर दे रहे हैं। आपका आंसर जो है बिल्कुल सही आ रहा है, ये लॉर्ड विवेल, ये इसके मेंबर नहीं थे। आपको याद रखना, लॉरेंस थे और एवी अलेक्जेंडर शायद आपको क्लास में याद होगा, और एक स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये क्रिप्स मिशन वाले, ये 3 जो हैं कैबिनेट मिशन इसलिए बोला गया था बिकॉज ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, और इन्हें भेजने वाले इनके प्रधानमंत्री का नाम आप मुझे फटाफट से कॉमेंट में बता दो। आपको मैं पूरे 10 सेकेंड का समय दे रहा हूँ, देखें जरा। क्लेमेंट एटली, अगर आपका आंसर आ रहा है तो आपका आंसर परफेक्ट है, क्लेमेंट एटली। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए। क्लेमेंट एटली आपको ध्यान रखना है, ये इनके थे, आपको हल्का सा ध्यान रखना है, इनके प्रधानमंत्री। अगला सवाल देख लेते हैं। अंडर विच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन कब अमेंड, कैसे अमेंड कर सकता है, कोई मुझे बता सकता है? फटाफट से आप बताएं। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, शाबाश। आर्टिकल नंबर 368 पार्ट नंबर 20, याद रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है, इसके अंदर जो राज्य के नाम बदले जाते हैं वो सब कवर नहीं होता, बिकॉज वो पार्ट 1 में कवर होता है। आर्टिकल 4 कहता है कि जो आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो चेंजेस हैं वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माने जाते हैं, वो सिंपल, आप कहेंगे सिंपल चेंजेस माने जाते हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। Which of the following monuments is not a part of कुतुब कॉम्प्लेक्स? बताएं, इजी है ये तो, मेरे हिसाब से कुछ खास नहीं है इसमें। अलाई दरवाजा खिलजी से जुड़ा है। बुलंद दरवाजा नहीं जुड़ा है, याद रखेंगे, बिल्कुल अलग जगह पे हो गया, बिकॉज कुतुब कॉम्प्लेक्स इज इन दिल्ली, और बुलंद दरवाजा आपका शायद आपको पता होगा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, आपने सब जगहें सुनी होगी, यहाँ पे है। कुतुब मीनार दिल्ली में है, इसी का कुतुब कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, और ये जो मॉस्क है ये भी आपकी दिल्ली के अंदर ही आपको देखने को मिलती है। मुझे सबसे पहले तो एक बात बताओ, मजा आ रहा है, सीख पा रहे हो चीजों को, एक बार मुझे कंफर्मेशन देंगे? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको मजा आ रहा है भाई। चलो भाई, मजा आ रहा है तो यार इंतजार किसका है, फटाफट से आंसर दो। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फूड ट्यूब? ईसोफेगस, एओर्टा, थाइमस, लैरिंक्स। भाई जीतेगा वो जिसे चारों पता होंगे। मुझे ईमानदारी से बताओ, चारों किसे पता है? एक भी नहीं पता तो गड़बड़ है भाई तैयारी में। चारों पता है एग्जैक्टली तो मैं मानू विजेता है, हम तैयार हैं इस एग्जाम के लिए। मैं बताता हूँ आपको फटाफट से। ईसोफेगस हो गया फूड पाइप, एओर्टा शायद आपको याद होगा, ये मेन आर्टरी हो गई, मेन आर्टरी हो गई, शायद आपको दिल की बातें याद होंगी जो मैंने आपको बताई थी, जो कि आपका बेसिकली दिल से बाकी बॉडी तक लेके जाता है। थाइमस वो ग्लैंड हो गया जिससे थाइमोसिन हार्मोन निकलता है, लंग्स के पीछे होता है। लैरिंग्स आपका हो गया आपका नेक से जुड़ा वोकल कॉर्ड, वॉइस बॉक्स। चारों पता है तो बात है बेहतरीन भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया, बेहतरीन आंसर आ रहे हैं भाई, लाजवाब। अगला सवाल बताओ फटाफट से। बैटल ऑफ चौसा किसके बीच में हुई है? फटाफट से बताएंगे आप। एक दिन का नवाब, हिंट दे दिया है मैंने आपको हल्का सा। हुमायूं के और किसके बीच में हुई है, और विजेता कौन बना है? हु वॉज द विनर?
बैटल ऑफ चौसा किसके और किसके बीच में हुई है? ये हुई है सर हुमायूं के बीच में और शेर शाह सूरी के बीच में। हेमू नहीं होगा, हेमू अकबर वाला है, याद करो। आखिरी विक्रमादित्य जो है वो हेमू है, शायद आपको ये बात याद होगी। पहले कौन है? चंद्रगुप्त टू, शायद आपको ये बातें याद होंगी। कहानी आपको क्लास में बहुत सारी सुनाई गई है। अकबर वाले हेमू नहीं होंगे, शेर शाह सूरी वाले होंगे, और ये इसमें शेर शाह सूरी जो है ये जंग को जीते थे। अगला सवाल देखते हैं। In the sequence of planets, in the sequence of planets in the solar system, which planet comes in between Mercury and अर्थ? इजी से भी इजी सवाल जिसे कहते हैं, मतलब इससे आसान कुछ नहीं है इस दुनिया में, आप ये मान के चलो। हमेशा याद रखना सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, साइज का भी और पोजीशन का भी। अगर मैं साइज की आपसे बात करता हूँ तो ये सन है आपका, सन के बाद मरकरी। पहले आपसे मैं बात कर लेता हूँ प्लेस की, पोजीशन की, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम सन, सन से दूरी। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर ये एस्ट्रॉयड बेल्ट आ गई, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सर ये छोटे क्यों कर दिए जिससे आपको याद रहे? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अगर मैं साइज की आपसे बात करता हूं, सबसे बड़ा है जुपिटर, फिर है सैटर्न। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को आवाज बिल्कुल साफ आ पा रही है। तीसरे नंबर पे यूरेनस है, चौथे पे नेपच्यून है, पांचवे पे पृथ्वी आएगी, याद रखेंगे, और छठे पे आपका आएगा वीनस, सातवें पे मार्स और आठवें पे मरकरी। कमेंट में बताएंगे डेंसेस्ट एलिमेंट, डेंसेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सबसे डेंस प्लैनेट कौन सा है? यहाँ नहीं होगा बिकॉज ये गैस जाइंट्स हैं, तो लॉजिक पकड़ना, कभी भी इन पे टिक मत कराने। गैस जाइंट्स है, बड़े हैं बस साइज में, गैस है इनमें, तो ये नहीं हो सकते। याद रखेंगे पृथ्वी है डेंसेस्ट, अर्थ। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको मजा आ रहा है, आप सीख पा रहे हैं चीजों को। चलते हैं आगे। जाने से पहले एक आपका मन पसंद का सवाल मैं लेके आया हूं। मुझे पता है इसका आंसर आपको पता है, लेकिन जरा एक हैप्पी एंडिंग करने के लिए आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है, आप फटाफट से इसका आंसर दें। पोल तो है नहीं, कमेंट में बताएं। पोल होता तो मैं उम्मीद कर रहा हूं यहाँ पे 100% आपका आंसर सही आता। मेहरुन निसा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और कहानी इस तरीके सुनाई गई है जैसे आपको लगे कोई अपना ही इंसान है। मेहरुन निसा जो है, हु वाज नोन एज नूर जहां, वाज द वाइफ ऑफ। करेक्ट आंसर इसका जहांगीर होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारी कहानियां याद होंगी। जो जहांगीर है, इन्हें इनसे देखते ही पहली नज़र में प्यार हो गया था, और फिर प्यार होने का मतलब ये है कि जो मेहरुन्निसा है, इनके हस्बैंड की मृत्यु करा दी गई थी और इनसे शादी कर ली गई थी। करेक्ट आंसर इसका होगा आपका जहांगीर, बिल्कुल सही आंसर है। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं, क्या आपको मजा आया है, सीख पाए हैं? सबसे पहले तो आप मुझे बताएं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी से कर सकते हैं। यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी एग्जाम्स, यूजीसी, आईआईटी, नीट, यहां तक कि सीबीएसई एग्जाम्स की भी तैयारी आप अनअकैडमी से कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, अपना एग्जाम चूज करना है, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन करने के बाद मैक्सिमम वैलिडिटी वाला प्लान चूज करके आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है, PMYT। PMYT अप्लाई करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। PMYT, ये जो डिस्काउंट कोड है पूरा अनअकैडमी पर वैलिड है।